हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैंने ना कुछ दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं, शायद 2 या 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अबाउट केवीएस इंटरव्यू, और उसमें मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस ऐड किए थे और कुछ बेसिक टिप्स आपको दिए थे, कुछ डूज एंड डोंट्स बताए थे जो आपको इंटरव्यू में करने हैं या नहीं करने हैं। बट उस वीडियो में दिक्कत ये आई थी कि उसमें ना कुछ वॉइस का इशू आ गया था, और तो मैं प्रॉपर माइक लगा के ही बोल रही थी। एडिटिंग के टाइम तक भी सब सही था, पर पता नहीं अपलोडिंग के बाद उसमें क्या ग्लिच आया, और फिर मुझे लगा कि मेरे को वो वीडियो रीशूट करना चाहिए, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट उसका कंटेंट बहुत अच्छा था। और अगर आप उस वीडियो को या इस वीडियो को भी एंड तक देखोगे तो आपको, मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे भी रिग्रेट होगा कि हमने ये वीडियो क्यों देखी। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके केवीएस इंटरव्यू में। अब मैंने जो इसमें चीज़ें ऐड की हैं सेम वही वीडियो है, और उसी चीज़ को ही मैं रीशूट कर रही हूँ, ठीक है। और जो इसकी पीडीएफ हो गया, जो कुछ सैम्पल क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किया, उसके सैम्पल आंसर जो मैंने फ्रेम किया, वो सब मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी एक पीडीएफ बना के, या जो स्नैप उसकी लेके, क्योंकि आईपैड में है और यहाँ से पता नहीं पीडीएफ बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। जैसा भी पॉसिबल होगा मैं कंटेंट आपको शो कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अच्छा, तो मैंने जो इस चीज़ में ऐड की हैं चीज़ें, या जो भी मैं बोलने जा रही हूँ, वो किस हिसाब से की है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे कुछ नोन हैं जो लास्ट ईयर जो केवीएस का रिक्रूटमेंट हुआ था, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों लेवल पे। तो मेरे नोन है, मेरी उनसे बातें भी हुई हैं, ऑल्दो उनकी बातें सुन के, उनका एक्सपीरियंस सुन के, और जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहाँ जहाँ भी मैंने जॉब की है, वहाँ जो भी मेरे इंटरव्यूज़ रहे हैं, वहाँ उन सब का जो भी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, किन चीज़ों पे या क्या वो लोग ध्यान देते हैं इंटरव्यू पैनल, वो सारी चीज़ों का निचोड़ मैंने इस वीडियो में डाला है, ठीक है। ऑल्दो 1-2 वीडियो और आएंगी इसी सीरीज़ में, पर फिलहाल हम क्वेश्चन आंसर, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि जो इंटरव्यू पैनल है वो किस तरीके का होगा। यूजुअली आपको 5 to 6 मेंबर्स आपको आपके पैनल में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 या 2 बंदे आपका इंटरव्यू लेंगे, 5 से 6 लोग आपका इंटरव्यू लेंगे। उसमें से एक पर्सन का काम रहेगा जो सिर्फ आपकी साइकोलॉजी देखेगा, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज देखेगा, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस देखेगा, वो ये चेक करेगा कि आप किस आंसर का, लाइक किस क्वेश्चन का किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हो, आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है। क्योंकि उनको ना भैया वो क्रीम वाला ज़माना गया, अब उनको ऊपर का बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो उनको मावा चाहिए। अब क्रीम वाला ज़माना गया कि क्रीम ले लेंगे ना भाई। अभी जिन्होंने टियर 1 टियर 2 निकाल दिया ना, वो ऑलरेडी क्रीम है, अब उस क्रीम में से उनको मावा निकालना है। तो कंपटीशन बहुत टफ होगा, और वो डेफिनेटली बिल्कुल जो टॉप के कैंडिडेट होंगे उन्हीं को लेके जाएंगे। अब इंटरव्यू है, और साथ में आपका रिटन एग्ज़ाम में अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक आए हैं तो आपके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि इंटरव्यू में आपको अच्छा स्कोर करना है, सो दैट आप फाइनल कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम आ जाए। तो पैनल जो होगा वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप चीज़ों में घबरा जाओ, ऑल्दो वो कोशिश हो सकता है करे, क्योंकि लोगों के माइंडसेट का नहीं पता होता। 5 लोगों में हो सकता है एक खड़ूस आदमी आ जाए, जिसको मजा ही तभी आएगा जब सामने वाले के पसीने छूट जाएं। तो आपको क्या करना है, ओवरऑल आपको काम रखना है अपने आप को। अगर आपके अंदर नर्वसनेस है, सबके अंदर होती है, कोई कहता है ना मुझे डर नहीं लगता, वो झूठ बोल रहा है। डर सबको लगता है, नर्वस सब होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि एक पर्सन अपनी नर्वसनेस, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेता है, अपने अंदर दबा लेता है, वो अपने फेस पे आने नहीं देता, जैसे मैं, ठीक है। मैंने भी बहुत जगह इंटरव्यूज़ दिए हैं, फटती है, लिटरली फटती है कि यार क्या पूछेंगे। एक इंटरव्यू में तो ऐसा हो गया था कि मेरे को 2 घंटे मेरा डेमो वगैरह सब हो गया, स्कूल की जॉब की बात है, मेरा डेमो हो गया, और बहुत अच्छा स्कूल था, लाइक मेरी जो सिटी थी उस सिटी का जो टॉप स्कूल होता है ना, उसकी बात मैं कर रही हूँ। बहुत अच्छा स्कूल, जिसका एक ड्रीम होता है, अगर आप प्राइवेट एजुकेटर हो तो आपका एक ड्रीम होता है कि यार इस स्कूल में अगर आप लग गए तो इसके बाद क्या ही है, या तो फिर सरकारी लगनी है, अगर प्राइवेट करना है तो यही स्कूल है। तो वहाँ मतलब होता है ना, बिल्डिंग देख के एक सपना होता है कि यार इस स्कूल में आना है, इस स्कूल में आना है, वो वाला हुआ। मैं गई वहाँ पे, मैंने डेमो वगैरह सब बढ़िया दिया, और उसके बाद मुझे 2 घंटे बिठाए रखा कि इंटरव्यू। मेरा मतलब सर ऐसा फट गया था ना, इतना हेडेक हो गया था मेरे को वास्तव में, इतनी ज़्यादा नर्वस, इतना ज़्यादा स्ट्रेस कि मेरे को लगता हाथ जुड़वा लो, मुझे नहीं करनी तुम्हारे यहाँ पे जो, मेरा पीछा छोड़ो। फिर फाइनली प्रिंसिपल सर जब जैसे ही फ्री हुए, उनके जो इंटरव्यू के लोग थे, जो भी सीनियर वहाँ पे कैंडिडेट होते हैं सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वो लोग आए, उन्होंने पूरा इंटरव्यू लिया। तो उस टाइम पे भी, मतलब ये प्राइवेट स्कूल की बात बता रही हूँ, 4 से 5 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, ठीक है। और वो बैक टू बैक क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो अलग क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रिंसिपल अलग क्वेश्चन पूछ रहा है, वीपी अलग क्वेश्चन पूछ रही है, जो उनका एचआर हेड होते हैं, जो रिक्रूट करते हैं, वो अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बैक टू बैक क्वेश्चन, तो उसमें भी ये रहते हैं, वो आपकी साइकोलॉजी को रीड करते हैं। तो मुझे पता क्या कॉम्प्लीमेंट मिला था कि आप बाद में ज्वाइन करने के बाद, कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा था, और दूसरा कि आप स्ट्रेस नहीं दिखे गए, मतलब आपके पास ऊपर से नीचे इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन आपने स्ट्रेस नहीं दिखाया। मैंने बाद में उनको बताया मेरी हालत जो हो रखी थी वो मुझे पता है,
तो वही होता है कि आप डरे हुए होते हो, आपको डर लगता है, इंटरव्यू में 100% आप आंसर नहीं कर सकते। मेरे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस गलत हुए कि मतलब मुझे बाद में सोचा रियली मतलब ये क्वेश्चन गलत करने के थे, लेकिन मैं उस टाइम नर्वस हो गई। बस ये था कि जो बोला ना कॉन्फिडेंटली बोला, सामने वाले को नहीं दिखाया कि मेरे को डर लग रहा है, सामने वाले को नहीं दिखाया कि मेरे को इस नौकरी की ज़रूरत है। समझ रहे हो? तो उसी तरीके से आपको करना है कि आपको अपने आप को ये नहीं दिखाना कि नर्वस हो या फिर अब क्या होगा। और दूसरी बात है यार, जो वो पर्सन आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपकी कोशिश आपको हेल्प करेंगे अगर आप कहीं अटकोगे, अगर पैनल अच्छा हुआ। देखो कुछ चीज़ें किस्मत पे भी होती हैं, किसी किसी का पैनल बहुत अच्छा मिलता है, किसी किसी का पैनल बहुत खड़ूस निकलता है। वो आपको डराने की कोशिश करेंगे, उनको लगता है कि हम यहाँ बैठे हैं ना, तो जब तक इस पर्सन के पसीने ना छुड़ा दे हमारी जॉब सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे हम अपने आप को। तो वो एक अलग चीज़ है कि वो लक फैक्टर भी होता है। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, नहीं आता 1-2 सेकंड का पॉज लो। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा और आपने क्वेश्चन खत्म होने से पहले आपने आंसर लो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कोई क्वेश्चन आता भी है ना, बिल्कुल पहले ध्यान से समझो। कई बार क्वेश्चन होता कुछ है, वो सामने वाला सुनना कुछ और जाता है और आप क्वेश्चन को किसी और ही वे में समझ जाते हो। तो बिल्कुल आपको 100% फोकस उन पर रखना है, सुनना है पहले कि आप वो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ के लिए भी टोक दिया जाता है कि आप तो अच्छे लिसनर ही नहीं हो, आप हमारी बात नहीं सुन रहे, कल के बच्चों की बात क्या सुनोगे, उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करोगे। तो आपको पहले यू हैव टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट, उसके बाद आपको 2-3 सेकंड का पॉज लेना है और उसके बाद स्मार्टली उस चीज़ का आंसर करना है। ऐसा कोई प्रेशर में नहीं आना कि उनका पूर्ण विराम लगा नहीं और तुमने धक्का बोलने लगे आंसर ये है वो है, फिर बाद में रियलाइज़ करो आपने तो गलत बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह इन चीज़ों का ध्यान रखना है और नर्वस बिल्कुल नहीं होना। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस पे जो आपको बिल्कुल प्रिपेयर करके जाने ही जाने हैं, चाहे वो पूछे या ना पूछे, लेकिन बिना इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें आप इंटरव्यू में वहाँ जाके अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। ठीक है, प्रॉमिस करो खुद से। तो मैंने जो स्लाइड में ऐड किए हैं कि पर्सनल इंट्रोडक्शन आपका क्या रहेगा, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज पे बात करेंगे, टीचिंग साइकोलॉजी और आपका केवीएस स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिया है जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है और जो पूछा भी जाता है अगर आप टीचर बनने जा रहे हो, तो चाहे आप प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट पे जा रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप एक वीक स्टूडेंट को कैसे डील करोगे। एक बच्चा है जो कमज़ोर है, उसको समझ नहीं आ रही चीज़ें, वो स्लो लर्नर है, तो उसको आप कैसे डील करोगे। तो आपका जो आंसर है वो किस तरीके का हो सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना। हो सकता है आज आप किसी ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में हो या आपका कुछ एक्सपीरियंस हो किसी उसमें, और अगर आप पूछ ले आपसे कि आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो सकता है आप एनवीएस में हो, आप ईएमआरएस में, और अब आप स्विच करना चाह रहे हो। तो कभी भी ना जो आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूशन रहा है जहाँ पे आप काम कर चुके हो या कर रहे हो, उसके बारे में कभी भी नेगेटिव बातें मत बोलना। कुछ भी आपको नेगेटिव नहीं बोलना, नेगेटिव बात को भी आप पॉजिटिव तरीके से आपको पेश करनी है उनके सामने। तो यहाँ पे जो सजेस्टिव क्वेश्चन आंसर है वो ये हो सकता है कि आप बच्चे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, आप बच्चे की साइकोलॉजी को समझोगे। आप देखोगे कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है या वो क्लास में इतना अटेंटिव नहीं है, तो आप हर बार या डायरेक्टली उसको डांटने के बजाय या उसको साइडलाइन करने के बजाय आप उसको अलग से टाइम दोगे, उससे एक फ्रेंडली बिहेवियर रखोगे। लाइक बिल्कुल भी वैसा भी नहीं कि बिल्कुल आप फ्रेंड बन गए कि कुछ भी वो तू तड़ा करके आपसे बात कर रहे हैं। एक लिमिट के साथ आप उससे उसकी क्वेरीज पूछोगे, ठीक है, और उस बच्चे की परेशानी तक जाने की कोशिश करोगे। ये आंसर्स आपको देने। अब ये आपको कैसे फ्रेम करने हैं, आपको हिंदी में बोलना है या इंग्लिश में बोलना है, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, हिंट दे रही हूँ। ठीक है, तो आपको क्या कर सकते हो कि आप पहले बच्चे की प्रॉब्लम को समझोगे, उसको उसकी नीड समझोगे कि वो कौन से लेवल पे है, इसलिए उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही, उसका लेवल नीचे और आप हाई लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो। तो आप उसको और ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल्स दे सकते हो। आप उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दोगे, बच्चों को एनकरेज करोगे। लाइक जब भी आप क्लास में आ रहे हो तो उसको कुछ हल्के क्वेश्चन दे दिए, कुछ लो लेवल के क्वेश्चन दे दिए और उसको पुश कर रहे हो। ठीक है, ध्यान उस पर, अगर उसने थोड़ा सा भी क्वेश्चन वो सही किया तो उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, उसके लिए क्लैपिंग ही करवा दी। धीरे धीरे बच्चे का क्या है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उसको भी लगेगा कि हाँ टीचर की नज़रों में मैं भी कुछ हूँ। और ये फैक्ट है, बच्चे एक्चुअली में बहुत खुश होते हैं जब टीचर उन पर ध्यान देता है। ठीक है, और आपको ओवरऑल हेल्प करना है बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने पे, अननेसेसरी उनको स्कोल्ड नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अगर आपकी क्लास में बहुत शोर हो रहा है, आपके बच्चे बहुत इनडिसिप्लिन्ड हैं, तो उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे। अगर मुझे मिली भी हुई है, लाइक मेरी स्कूल की जो बिल्कुल फेमस क्लास थी ना कि मोस्ट अनडिसिप्लिन्ड क्लास अगर कोई हो सकती है, इसमें बच्चे शरारती और मतलब निकम्मे मतलब ऐसे वर्ड बोलने नहीं चाहिए, ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है कि आप स्टूडेंट्स के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, बट ये अभी तो अपनी बात चल रही है। तो मतलब कहते हैं ना कि बहुत शरारती बच्चे, मतलब डेली ऐसे कांड करना कि शायद मुझे डेली ही प्रिंसिपल ऑफिस जाना पड़ जाए, ऐसे ऐसे इतने खतरनाक बच्चे थे मेरे पास। और लास्ट में वो क्लास ऐसी मिली कि खुद मुझे इस चीज़ के लिए अप्रिसिएशन मिला कि इस क्लास को एक्चुअल में आपने बहुत ज़्यादा सुधार दिया। तो मैंने क्या किया, वही चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी हैं। सबसे पहले तो आप ना स्ट्रिक्ट बन के
आप क्लियर सेट कर दो। अगर आपने स्टार्टिंग में आप सॉफ्ट कॉर्नर हो गए तो आपकी क्लास आपको जीने नहीं देगी। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, अपनी क्लास के अपने रूल्स बना दो, माय क्लास माय रूल्स। तो अपनी क्लास के आपको रूल्स बनाने, ये आपको बोलना है कि मैं अपनी क्लास के रूल सेट कर दूंगा। उसके बाद मैं इंटरेक्टिव टीचिंग पे ध्यान दूंगा। मैं सिर्फ बुक रीडिंग के बजाय मैं ब्लैक बोर्ड यूज़ कर सकता हूँ। अगर एलईडी है तो मैं एलईडी पे उन बच्चों को कुछ अच्छी पीडीएफ्स के थ्रू या फिर मैं उनको कुछ एनिमेशन वीडियोज़ के थ्रू या कुछ यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू मैं उनको उस टॉपिक से और ज़्यादा कनेक्ट करवा सकता हूँ, या मैं खुद से पीडीएफ बनाऊंगा और मैं वो बच्चों को शो कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ मैं प्लान करूँ और बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू हम चैप्टर्स को समझाएं। क्योंकि अभी जो आपका एनईपी आ गया है उसके अलावा उसमें यही चीज़ें हैं कि आप एबीएल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे किस तरीके से फोकस करेंगे। हर चैप्टर को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाएं रादर देन रोट लर्निंग या फिर बुक में रीडिंग राइटिंग या फिर रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन की इंग्लिश में पढ़ा, बच्चे रीड कर रहे हैं, आपने उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया अनसॉर्टेड, ये चीज़ नहीं रह गई है। वो बच्चा अगर पढ़ समझने पे आए तो क्योंकि बुक्स की लैंग्वेज अब थोड़ी ईजी भी कर दी है, बच्चा खुद भी रीड कर सकता है, वो कन्वर्जन तो खुद ही कर सकता है। तो उसको एक कन्वर्जन करने वाला पर्सन नहीं चाहिए, उसको उस चीज़ की गहराई समझाने वाला पर्सन चाहिए कि आपके सिलेबस में अगर ये चैप्टर दिया हुआ है तो वो क्यों दिया हुआ है, उसका क्या रीज़न है, आप उसे क्या सीखोगे। तो जब बच्चे को लगेगा ना कि यहाँ से मुझे सच में कोई चीज़ कुछ वैल्यू मिल रही है तो ही वो आपको फॉलो करेगा। अब आप मुझे लगा लो, ठीक है। अब कुछ लोग तो इस पर भी कमेंट कर देंगे अगर यहाँ तक पहुँचे होंगे तो। अगर मेरी बात में आपको दम लगेगा, अगर आप कनेक्ट कर पाओगे मुझसे कि हाँ ये जो बंदी बोल रही है बात सही है, हाँ आप उसको फील कर पाओगे, आपको लगेगा कि हाँ इसकी बातें जेन्युइन होती हैं, ये सही बोल रही है, तो बिना कहीं आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, मेरे चैनल को फॉलो करोगे। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं कभी नहीं कहती, आज तक मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला कि मेरे चैनल को या वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मुझे पता है वो चीज़, भाई उस यूट्यूब के कुएं में से निकल के ही आई हूँ मैं, बहुत टाइम वेस्ट भी हुआ है। तो मुझे पता है जिसको कनेक्शन फील होगा, इसको आपकी बातें सही लगेंगी, वो अपने आप कनेक्ट होगा, ठीक है। तो नॉइज़ी क्लास पे कैसे ध्यान देना है, आप बच्चों को आप अपने स्ट्रिक्ट रूल सेट कर सकते हो। उसके अलावा आप इंटरेक्टिव क्लास करोगे, आप एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाओगे बच्चों को, और एक पॉजिटिव मतलब हर चीज़ के लिए आप पनिशमेंट देने के बजाय उनको पॉजिटिवली समझाने की कोशिश करोगे। और जहाँ नीड है कि यहाँ पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी, अगर उसने कोई रूल ब्रेक कर दिया और वो समझने से भी नहीं मान रहा, तो वहाँ पनिशमेंट भी उसको दे सकते हो। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन क्या था लिखा था कि व्हाट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग से आप क्या समझते हो, तो आपका आंसर क्या हो सकता है कि आप जो बच्चा है उसके इंटरेस्ट, उसकी नीड और उसकी एबिलिटीज़, उसकी कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं, उसके ऊपर ध्यान दोगे। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी क्लास को आगे बढ़ाओगे। आपको एक फैसिलिटेटर बनना है, आपको एक लेक्चरर नहीं बनना कि आप आए पूरा चैप्टर समझा के चले गए। आपको बच्चों को टास्क देने हैं ताकि वो खुद उस चीज़ पे रिसर्च वर्क करें और उस चीज़ को समझे, एक दूसरे से डिस्कस करके आपकी क्लास में डिस्कस करें, आपसे क्वेश्चन पूछें, आपसे इंटरेक्ट करें। और इस तरीके से हमें बच्चों को इन्वॉल्व करके चलना है। हमें सिर्फ लेक्चर नहीं देना कि आए ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, पूरा चैप्टर गा दिया, उसको हिंदी में समझा दिया एंड सॉर्टेड। नहीं, आपको बच्चों को मैक्सिमम इन्वॉल्व करना है। आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछोगे और बच्चों को सोचने दो, बच्चों की सोच समझो कि वो उस क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर कर पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे बिल्कुल परफेक्ट आंसर करें, आपको चाहिए भी नहीं। आपको सिर्फ बच्चों की एक लेवल समझना है ताकि आप उस चैप्टर को आगे तक लेके जाओ। तो चाइल्ड सेंटर मतलब बच्चे के इर्द गिर्द ही आप अपने चैप्टर को लेके जाओगे और उनको इन्वॉल्व करते ही चीज़ें आपको पढ़ानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जो कहीं पे भी जाओगे तो मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है कि आपके बारे में पूछा जाएगा, और आप वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो वो पूछा जाएगा, और आपके ज्वाइन करने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा ये पूछा जाएगा। तो ये 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल पके हुए हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको अपने सेल्फ के बारे में क्या बताना है। देखो, एक तो आपसे वहाँ पे एक वो भरवाया जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, बायोडाटा, तो आप रिज्यूमे जिसको बोलते हैं। तो उसमें ना आप एक कॉलम आता है जिसमें हम बड़ी शौक से लिखते हैं हमारी हॉबीज़, ठीक है। तो हॉबीज़ को जब आप लिखो तो बड़े ध्यान से लिखना। अगर आपने लिख लिया कि यू लाइक रीडिंग बुक्स, मतलब स्टाइल में बनने के लिए कि अरे ये तो इम्प्रेस हो जाएंगे, ये तो बड़ा अच्छा है, इसको तो बुक्स पढ़ना पसंद और टीचर वैसे बनने जाएगा, ये तो परफेक्ट कैंडिडेट है। अगर आपने लिख दिया यू लव टू रीडिंग बुक्स, तो भैया आपसे वो किताबों की ऐसी ऐसी बातें पूछ लेंगे कि आपको रिग्रेट होगा कि मैंने क्यों लिखा ये। तो जो भी आप हॉबीज़ लिख रहे हो ना, उस हॉबीज़ के बारे में, उस हॉबी के बारे में पता होना चाहिए। हॉबी मतलब वो चीज़ करना आपको पसंद है। अगर आपको चीज़ करना पसंद है और उस पसंद वाली चीज़ को भी अगर आप इंटरेस्ट से नहीं कर रहे हो, आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो जो चीज़ आप मजबूरी में करोगे, या हो सकता है टीचिंग में आपका मन उब जाए बाद में, तो क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं आपसे। तो आप जो भी हॉबी लिखो, भले आपने लिख रखा है कि आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आपको क्रिकेट पसंद है, तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको नॉवेल्स पसंद है, तो जिस टाइप की नॉवेल्स का उसमें आपने कैटेगरी लिखी है, उसके कुछ 2-4 जो अच्छे ऑथर्स हैं, राइटर्स, उनके बारे में पता होना चाहिए। अच्छी जो फेमस बुक्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। बेसिक
मतलब कुल मिला के बात है कि हॉबी है तो हॉबी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपसे 5 से 6 क्वेश्चन रेडी करके जाना और वो आपसे पूछ सकते हैं। और अगर आप अपनी हॉबी के बारे में नहीं बता पाए तो बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। तो अपने बारे में आप क्या बता सकते हैं? अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, आपका टीचिंग इंटरेस्ट और व्हाई टीचिंग, आपको टीचिंग करना क्यों अच्छा लगता है और आपने टीचिंग को ही क्यों चूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। हो सकता है आपकी एज के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि आपने अब तक क्या किया। हो सकता है आप 30+ हो तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने अब तक क्या किया। तो इन चीज़ों का सवाल, इन सवालों का जवाब ना सोच के जाना कि पॉजिटिव तरीके से आप क्या बोल सकते हो। झूठ नहीं बोलना, ये याद रखना, झूठ नहीं बोलना, अननेसेसरी मत बोलना कि मैंने तो यहाँ जॉब किया वहाँ जॉब किया। भाई वो हाईली एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, वो आपकी बात को पकड़ जाएंगे। ठीक है, मुझे बोला गया था, एक ऐसा सब्जेक्ट देने की बात हुई थी जो मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने उनको बोल दिया था क्लियरली कि सर इफ़ यू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टीच दिस टॉपिक आई विल, बट दिस इज़ नॉट माई सब्जेक्ट कंसर्न, तो मुझे टाइम लगेगा। बट येस, मैं उस पर मेहनत करके मैं इतना श्योरिटी दिला सकती हूँ कि हाँ मैं उस पर मेहनत करके और मैं उसको डिलीवर कर सकती हूँ, उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को, बट वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको सच बोलना है, और उस सच की वैल्यू होती है, वास्तव में वैल्यू होती है। मैं सच बता रही हूँ, मैंने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ मैं ये। तो सजेशंस क्या है कि आपको अपना जो रिज्यूमे है या जो भी आप बताओगे आपके बारे में, उसको बिल्कुल सिंपल रखना है। बहुत ज़्यादा मतलब शाने नहीं बनना कि यहाँ पे और कॉन्फिडेंट बन के दिखा रहे हो या कुछ ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हो, सारी की सारी झाड़ के भेजेंगे वो। तो बिल्कुल नॉर्मल रहना है और सिंपल रहना है, बहुत ज़्यादा नेचुरल रहना है, बहुत ज़्यादा फैंसी बनने की ज़रूरत नहीं है, ना लुक वाइज और ना ही वर्ड्स के थ्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। तो आप कह सकते हो कि आप में पेशेंस है, अडेप्टेबिलिटी है, क्योंकि केवीएस में जा रहे हो तो अलग अलग जगह आपको पोस्टिंग मिलेगी, तो आप कैसे एडजस्ट करोगे। तो आप अडेप्टेबल हो, आपको अच्छा लगता है, आप खुश हो कि केवीएस के थ्रू आप पूरी इंडिया घूम लोगे, आप अलग अलग कल्चर के लोगों को या उनके बच्चों के साथ डील करोगे, आप सीखोगे उनके साथ कुछ। तो आप खुद चाहते हो कि केवीएस के थ्रू आप दुनिया भी घूम लो, मतलब देश भी घूम लोगे और नए नए कल्चर्स को पहचानने का, करीब से जानने का आपको मौका मिलेगा, इसलिए आप केवीएस भी ज्वाइन करना चाहते हो। और आपकी स्किल भी है कि आप बहुत जल्दी अपने आप को नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेते हो, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। एंड आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है, ये आपकी स्ट्रेंथ्स है। और भी आप डाल सकते हो अपनी साइड से, मैंने सजेस्टेड आंसर्स दिए हैं आपको। देन क्वेश्चन इज़ दैट व्हाई यू ज्वाइन केवीएस। तो आप केवीएस की थोड़ी आपको तारीफ़ ही करनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस बना के कि हाँ केवीएस में डिसिप्लिन है, केवीएस में क्वालिटी स्टडीज़ हैं और उसमें अच्छा एक प्रॉपर करिकुलम फॉलो किया जाता है। बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक, ये हॉलिस्टिक वर्ड आप यूज़ कर सकते हो कि बच्चों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है कि एक्टिविटीज़ भी करानी है और उनको लर्निंग भी करानी है। तो उस तरीके से मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं भी इस तरीके से कुछ सीख पाऊँगा और कुछ सिखा पाऊँगा। देन आपकी टीचिंग मैथडोलॉजीज़ कि उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे, अपना सीडीपी थोड़ा सा बेसिक पढ़ के जाना, क्योंकि अब सीडीपी से आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपसे जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस लिए थे एक दो, कि आपको कुछ एक सिनेरियो बता देंगे क्लास में ये हो गया तो बताओ कैसे डील करोगे। तो आप ये ध्यान रखना कि जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, लाइक आप पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उस जिन क्लास को आप पढ़ाओगे उन क्लास में एवरेजली बच्चों की एज क्या होती है, उस एज के बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है, ये थोड़ा सा आप सीडीपी के थ्रू पढ़ के जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू मैनेज क्लासरूम डिसिप्लिन। ये आई थिंक रिपीट हो गया, ये हो चुका है। सो हाउ डू यू हैंडल स्लो लर्नर्स, वही है, स्लो लर्नर्स के लिए आप अलग से उनको टाइम दोगे, ठीक है, अलग से आप रेमेडियल टीचिंग लोगे, एक्स्ट्रा क्लासेस ले लोगे और बच्चे के लिए अलग मेथड यूज़ करोगे, ठीक है, मतलब सेम मेथड को आप सब बच्चों पर अप्लाई नहीं करोगे। आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, आप लेसन प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है, आप अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हो, एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। असेसमेंट मेथड जो आपके हैं कौन से होते हैं, समेटिव और फॉर्मेटिव, आप इन दोनों को कैसे यूज़ करोगे बच्चे की को एनालाइज करने के लिए, इस तरीके से आप अपने आंसर्स को प्रिटेंड करके लेके जाएंगे। फॉर्मेटिव क्या होता है, जो आपके ये होते हैं सीटी, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली। समेटिव जो लास्ट में आपके होते हैं, लाइक लगा लो सम टोटल ऑफ ऑल द एग्जाम, जो आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो उनका थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट आप करके जाना। स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए क्या कर सकते हो, आप उनको प्रेज कर सकते हो, आप कुछ छोटा मोटा रिवॉर्ड दे सकते हो। रिवॉर्ड में आप उसको टॉफ़ी, चॉकलेट, कुछ फ्लावर दे दिए, या उनकी कुछ अपने हाथों से बना के कुछ दे दिया, मतलब कुछ ऐसा टैग वगैरह जो आप वो बुक रीडिंग के टाइम यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें। या और कुछ नहीं तो बच्चे के लिए क्लैपिंग करवा दी। इंक्लूसिव एजुकेशन से आप क्या समझते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन होता है कि ये सबके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, आप सबको इंक्लूड करके चलते हैं। अब एक जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए दे रही हूँ, इसका आंसर करना कमेंट सेक्शन में, कि एनईपी जो 2020 है उसमें हमारा जो एक क्लासेस का जो स्ट्रक्चर बनाया है वो किस तरीके से बनाया है। जैसे अब ये है ना +2,
है ना, 10th प्लस 2। तो वो जो नया हमारा जो पैटर्न बनाया है वो क्या है, इसका जवाब देना आप कमेंट सेक्शन में। देखती हूँ कितने बच्चों को याद है CDP का ये, या लाइक NEP का ये वाला टॉपिक। और स्किल बेस्ड हमारा जो NEP है वो प्रॉपर किस पे है, स्किल बेस्ड। बच्चों की स्किल्स को बढ़ाया जा रहा है, उनकी स्किल्स को निकाला जा रहा है, उभारा जा रहा है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है भाई, बताओ। ये भी आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में कि व्हाट डू यू मीन बाय ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और इसमें क्या कर सकते हो। और आप ये भी करोगे कि कमेंट पे बताना कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका कोई भी टॉपिक आप नाम लिखोगे और बताना कि आप इस टॉपिक को एक्टिविटी के थ्रू कैसे बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं फिर आपको सजेस्ट करूँगी कि उसमें आप क्या इंप्रूव कर सकते हो। देन आपका KVS ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको थोड़ा सा KVS की हिस्ट्री के बारे में बताना है कि क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। KVS का नेशनल एजुकेशन में क्या रोल है, ठीक है, क्यों KVS इंपॉर्टेंट है और आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो KVS, ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान देके जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन आंसर बेसिक जो कॉमन क्वेश्चन आंसर्स थे जो आपको करके जाने हैं। आई होप ये वीडियो आपको ठीक लगी होगी, और अगर नहीं भी लगी तो भी बता देना और सजेशन डाल के जाना कि इसमें हम ये चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आगे के कंटेंट में मैं काम कर रही हूँ, और इस सीरीज़ में आपकी 3-4 वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कोई और फॉर्म्स हो तो फिल कर दें, अदरवाइज़ अपना, अगर आप बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस हो कि इस चीज़ को लेकर कि आपका हो ही जाएगा सिलेक्शन, तो अच्छे से धमाकेदार तरीके से तैयारी कीजिए। और जल्दी मिलते हैं, अगर हुआ तो इंटरव्यू वाले दिन, नहीं तो फिर से मिल लेंगे यहाँ पे। जो भी रिजल्ट होगा क्या टेंशन है, ठीक है, जो होगा अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।